Hello friends, my name is Adarsh Kumar Sharma and today I am going to give you some information about JAIIB and CAIIB। जैसे कि सामने आप लिखा ही हुआ है, आप लोगों को देख के पता चल गया होगा कि एग्जाम क्या है, इसको कौन दे सकता है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बाकी सारी चीजें। ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट, JAIIB की फुल फॉर्म है जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। ठीक, जो आप बुक में देखते हैं वो यहाँ तक होता है JAIIB, तो हम लोगों को लगता है कि इट इज अप टू ओनली बैंकिंग, बट फुल फॉर्म इज जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। ओके, एंड दिस एग्जाम हेल्ड्स 2 टाइम इन अ ईयर एंड मंथ्स आर मे एंड नवंबर। ये साल में 2 बार होता है एग्जाम, मई और नवंबर। देखिए लास्ट ईयर कोरोना के चलते, पेंडेमिक के चलते ये दोनों एग्जाम एक साथ करवाए गए थे, JAIIB एंड CAIIB। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई अलग अलग मंथ में ही होगा। ये क्या है कि एक साथ भी करवाए जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। सेकंड वन इज CAIIB, सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। नाम से ही पता चल रहा होगा कि कौन सा एग्जाम दोनों में से बड़ा है। JAIIB के आगे लिखा हुआ है जूनियर एंड CAIIB सर्टिफाइड, तो CAIIB बड़ा एग्जाम है। ठीक है, पहले आपको JAIIB पास करना होगा, देन ओनली यू कैन क्वालिफाई और यू कैन एंटर इन CAIIB। ओके, बात करते हैं कि भाई ये एग्जाम कब होता है। तो दिस एग्जाम हैपेंस इन जून एंड दिसंबर, साल में 2 बार होगा, जून और दिसंबर में। ठीक है, हु कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जाम, कौन एलिजिबल है इस एग्जाम के लिए। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज 12th स्टैंडर्ड, मींस अगर आपने इंटरमीडिएट पास कर रखा है तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। हु कैन अपीयर इन दिस एग्जाम, सेम है। ठीक है, आप कुछ भी मिल सकता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो सकता है कि आपको दिखाई दे जाए, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर हम कहें कि हु कैन अपीयर इन दिस एग्जाम इज अ 12th पास स्टैंडर्ड, अ 12th स्टैंडर्ड पास स्टूडेंट कैन अपीयर इन दिस एग्जाम। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं? नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं 100, जो कि मोस्टली ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं या फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप होते हैं। ठीक है, और साथ के साथ कुछ ट्रू फॉल्स भी आ जाते हैं। आप कह सकते हो कि इसमें कुछ क्या हो जाता है, ट्रू फॉल्स भी आ जाते हैं। ठीक है, अर्लियर ये जो नाम है JAIIB एंड CAIIB, ऐसा नहीं होता था पहले होता था कि अर्लियर इट वाज नोन एज CAIIB पार्ट 1, दैट इज नाउ इट इज नेम्ड एज JAIIB, बट अर्लियर इट वाज नोन एज CAIIB पार्ट 1 एंड which exam now known as CAIIB, earlier it was known as CAIIB part 2। तो आप कह सकते हैं कि पुराने टाइम में ये JAIIB और CAIIB अलग अलग नाम नहीं होते थे। JAIIB को हम CAIIB part 1 बोलते थे, और जैसे आज हम CAIIB बोल रहे हैं केवल, उसको हम CAIIB part 2 बोलते थे। क्लियर हुआ? अब इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं 100। ये जो JAIIB है आपका एग्जाम, इसमें कितने पेपर होते हैं? 3 पेपर्स, 3 पेपर होते हैं। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। उम्मीद है कि यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा मैं पोर्शन रब कर दे रहा हूं, तो आप चाहें JAIIB दें, चाहे CAIIB दें। ठीक है, चाहे आपका JAIIB हो, इसमें भी 3 पेपर होंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तीनों ही 100 मार्क्स के होंगे, और तीनों में मिनिमम 50 मार्क्स लाना कंपलसरी है। मतलब अगर आप तीनों में मिनिमम 50-50 लाएंगे तो ही पास होंगे। ठीक है, अच्छा इसमें एक और कंडीशन है। मान लीजिए आपके पहले उसमें 50 आ गए, फर्स्ट पेपर में 50 आ गए, देन सेकंड पेपर में 50 आ गए, और थर्ड पेपर में आपके 47 रह गए। या फिर आप कह सकते हैं कि
फर्स्ट पेपर में आपके आ गए मान लीजिए 55, सेकंड पेपर में एग्जैक्ट 50 आ गए, और थर्ड पेपर में कितने आए हैं 47, तो आपको पास माना जाएगा। ठीक है, मींस ओवरऑल जो है आपके 150 या उससे ऊपर बैठने चाहिए। अब आप सोचेंगे कि भाई हम एक में ही 80 ले आए और बाकी में हमारे 40 आ जाए, तो कंडीशन क्या है कि 50 से कम तो आ सकते हैं किसी भी एक पेपर में। देखिए 2 पेपर में तो सीधी बातें ज्यादा ही आएंगी, ठीक है, या आने हैं। एक में क्या है 50 से कम भी आ जाए, आइदर इन फर्स्ट पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, किसी एक में अगर 50 से कम भी आ रहे हैं, बट किससे कम नहीं होने चाहिए, नॉट लेस देन 45। मीन्स ये है कि आपके पहले में 55 आ गए, दूसरे में 50 और तीसरे में आपके कितने आ गए, आइदर 48, 49, 47, तो भी आपको पास मान लिया जाएगा, क्योंकि आपके ओवरऑल कितने हो गए 150 हो गए। क्लियर है। अब जब हम इस पेपर की फीस जमा करते हैं तो एक बार की फीस में हम कितने बार के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, 4 टाइम्स। मतलब हम ये तीनों पेपर 4 बार दे सकते हैं। आपने एक बार फीस जमा कर दी, आप ये तीनों के तीनों पेपर फिर आप 4 बार दे सकते हैं। मान लीजिए आपने पहली बार में पेपर 1 पास कर लिया, दूसरे में आप किसी रीजन से बैठे नहीं या आप पास नहीं कर पाए, अब दूसरी बार आपने अटेम्प्ट दिया, तो आपको अब केवल कितने पेपर देने होंगे, पेपर 2 और 3, क्योंकि फर्स्ट आप क्या कर चुके हैं, पास कर चुके हैं। अब लेकिन यहां पर ये वाली कंडीशन नॉट लेस देन 45, ये वाली कंडीशन लेकिन आपके ऊपर फिर लागू नहीं होगी। देखिए एक बार आपने फीस जमा करी JIIB के लिए, आप 4 बार ये तीनों एग्जाम दे सकते हैं। मतलब एक बार 3 दिए, दूसरी बार 3 दिए, ऐसे 4 टाइम्स के लिए आपकी ये फीस एलिजिबल हो जाती है, ठीक है, जब फीस देंगे। बट आपने क्या करा, पहली बार में पहले दोनों पेपर क्लियर कर लिए, एक में 55 आए हैं, दूसरे में 50 और तीसरे में 47 आए हैं, तो भी आपको ओवरऑल पास मान लिया जाएगा। लेकिन आप एक बार में तीनों एग्जाम नहीं दे पाते, आप पहली बार में केवल ये वाला एग्जाम पास कर पाते हो, तो अब दूसरी बार में आपको केवल ये दोनों एग्जाम देने होंगे। बट अब कंडीशन ये वाली खत्म हो चुकी होगी कि आप एक में 50 से कम भी ला सकते हो। अब क्या करना होगा, आपको दोनों में 50 या उससे ऊपर लाने होंगे, तभी आप पास माने जाओगे। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा तो समझ में आएगा, ठीक है। अब जैसे आपने पहली अटेम्प्ट में केवल एक पास करा, आप इन दोनों में पास नहीं कर पाए, दूसरी अटेम्प्ट में आपने ये पास कर लिया, तीसरी अटेम्प्ट में ये पास कर लिया, तो भी आप क्या माने जाएंगे, पास माने जाएंगे। मतलब एक बार की फीस देंगे तो आप ये तीनों एग्जाम कितनी बार दे पाएंगे, 4 बार। अगर इन 4 बार में भी आप ये तीनों एग्जाम पास नहीं कर पा रहे, देन यू हैव टू सबमिट फीस अगेन। फिर आप फिर से फीस दोगे पूरी, और फिर आप कितनी बार के लिए एलिजिबल हो जाओगे, 4 बार के लिए, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। देखिए इसमें जो क्वेश्चन रहते हैं वो आपको मैंने बता दिया, ऑब्जेक्टिव टाइप रहते हैं या फिर 1 लाइनर रहेंगे, कुछ कभी कभी क्या आ जाते हैं, ट्रू फॉल्स भी आ जाते हैं। क्लियर हुआ। इसके लिए आपको बुक्स कौन सी लेनी है, तो मैकमिलन पब्लिकेशन की बुक है जो कि इसके लिए सबसे अच्छी बताई गई है, और इसका सिलेबस क्या होता है, ठीक है, सारी चीजें मैं आपको PDF के फॉर्म में सेंड करूंगा, ठीक है। आप वहां से देख सकते हैं JIIB का सिलेबस और CAIIB का सिलेबस। आपकी जानकारी के लिए थोड़ा बहुत बता दूं, क्योंकि ज्यादातर इसे बैंक के एम्प्लॉयज देते हैं। वैसे तो कोई भी आजकल 12th पास आउट दे सकता है, बट ज्यादातर बैंक के एम्प्लॉयज देते हैं। और उससे इनको फायदा क्या मिलता है, फायदा ये होता है कि अगर आपने JIIB क्लियर कर लिया तो आपका जो भी नेक्स्ट इंक्रीमेंट होगा, जैसे अभी आपको सैलरी मिल रही है मान लीजिए 30,000, अगला जो इंक्रीमेंट होगा आपका 1 साल बाद, तो आपकी हो जाएगी 35,000। बट आप इस एग्जाम को जैसे ही पास करेंगे और इसका सर्टिफिकेट बैंक में दिखाएंगे, तो फिर आपको 1 साल का या अगले इंक्रीमेंट का वेट नहीं करना। जिस दिन आप अपना सर्टिफिकेट दिखाएंगे उसी दिन से आपकी सैलरी 30,000 से बढ़ के कितनी हो जाएगी, 35,000। सेम इन द कंडीशन विद CIIB। अगर आप इसको पास कर लेते हैं और इसका सर्टिफिकेट दिखाते हैं, तो जितनी भी आपको सैलरी मिल रही है, मान लीजिए आपकी सैलरी है 50,000 रुपीज, और अगला जो इंक्रीमेंट होगा उसके बाद वो होने वाली है 58,000 रुपीज। तो ये इंक्रीमेंट कब होने वाला है, 1 साल बाद। बट आप जैसे ही इसको पास करके सर्टिफिकेट बैंक को दिखाओगे,
तो वो आपका तुरंत इंक्रीमेंट उसी दिन से कितना हो जाएगा 58,000, मतलब अगली साल वाली सैलरी आपको इसी साल से मिलनी शुरू हो जाएगी। तो ये तो आपका हुआ कि आपका इंक्रीमेंट कैसे रहेगा, जिस दिन आप सर्टिफिकेट दिखा देंगे उस दिन से आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा। और क्या फायदा होता है, दूसरा फायदा सुन लीजिए। दूसरा फायदा ये है कि आपका प्रमोशन मान लीजिए पीओ से, सॉरी क्लर्क से आपका पीओ में मान लीजिए 5 साल बाद होगा, बट आप ये सर्टिफिकेट दिखाओगे तो कितने साल बाद हो जाएगा, 4 साल बाद। अच्छा, इस प्रमोशन का जो, सॉरी इस एग्जाम का जो सर्टिफिकेट है उसको आप अपने प्रमोशन में कितनी बार यूज कर सकते हैं, तो वंस इन अ लाइफ टाइम, मतलब एक बार आप दिखाएंगे, मान लीजिए आप क्लर्क से बने हैं पीओ और आप कितने साल बाद बन रहे हैं, 5 साल बाद, और आपने जेआईआईबी का सर्टिफिकेट दिखाया तो आप कितने साल बाद बन जाएंगे, 4 साल बाद। ठीक है, इंक्रीमेंट तो जिस दिन आप दिखाओगे सर्टिफिकेट उसी दिन से लागू हो जाएगा, बट जो प्रमोशन में बेनिफिट होगा वो कब होगा, जो नियमित टाइम है, जो मींस आफ्टर 5 years you are going to get a promotion, then you will get promotion after only 3 years if you submit that JIIB certificate. Okay, and if you submit that CIIB certificate, then also you are going to have a benefit of 1 year in promotion. मींस आपको मान लीजिए पीओ से जो अगला प्रमोशन था स्केल 2, वो आपको मिलने वाला था कब, मान लीजिए आफ्टर 7 years, बट इफ यू प्रेजेंट CIIB सर्टिफिकेट देन यू आर गोइंग टू गेट प्रमोशन आफ्टर 6 years. ओके, उम्मीद है इसके बेनिफिट्स आपको बैंकिंग के रेस्पेक्ट में समझ में आ गए होंगे। बाकी और भी सेक्टर हैं जहां पे आप इसका फायदा उठा सकते हैं, बट जो मेन फायदा उठाया जाता है वो बैंकिंग सेक्टर में। आई थिंक आप लोगों को सब समझ में आया होगा। तो अभी जो इंफॉर्मेशन है जेआईआईबी एंड सीआईआईबी के लिए वो आपको मैंने प्रोवाइड करवा दी है। आगे आने वाली वीडियोस में मैं इसको और डेप्थ में क्लियर कर दूंगा। आपकी जो भी परेशानियां हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी हम जो आज का टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि आपको इन दोनों ही एग्जाम में या कहें कि बैंक के किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करने वाला है, तो उस टॉपिक का नाम है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। ठीक है, तो जल्दी से आप सब लोग हेडिंग लिख लीजिए, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। जिसको हम शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूं यहां पे PSL। ठीक है, शॉर्ट से काम चलेगा नहीं, पूरा ही लिखना पड़ेगा। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। ठीक है, इस टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा, जितना मैक्सिमम हो सकेगा, और उम्मीद है आप लोगों को पूरा समझ में आएगा। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग 3 वर्ड से मिलकर बना है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। आप सभी लोगों को मालूम है कि इकोनॉमी में बहुत सारे सेक्टर होते हैं, ठीक, लाइक एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर एंड मैनी मोर। तो उन सारे सेक्टर्स में से कुछ सेक्टर्स की एक लिस्ट बनाई गई है, और वो कुछ सेक्टर कौन कौन से हैं वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा सारी चीजें। हर एक सेक्टर अपना एक पेस के साथ, अपनी एक तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे आईटी सेक्टर बीच में बहुत तेजी से बूम आया था। ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, बट कुछ सेक्टर हैं जो पिछड़ रहे हैं समय के साथ साथ। ठीक है, या फिर जितनी तेजी से वो बढ़ रहे हैं उनको और तेजी चाहिए। तो उन सारे सेक्टर्स की एक लिस्ट बना ली है हमारी गवर्नमेंट ने, और उनको नाम क्या दिया है, प्रायोरिटी सेक्टर। मतलब कोई भी डेवलपमेंट का काम होगा, सबसे पहले गवर्नमेंट इन सेक्टर्स को बढ़ावा देगी या इनकी हेल्प करेगी, प्रायोरिटी पे रखेगी। मतलब कोई भी काम होगा डेवलपमेंट का तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये सारे सेक्टर रहेंगे। ठीक है, इन सेक्टर्स में कौन कौन से हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, रिन्यूएबल एनर्जी है, एक्सपोर्ट क्रेडिट है, हाउसिंग सेक्टर है, व्हीकल सेक्शन है। ठीक है, और भी कुछ नहीं। तो ये आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कुछ नाम बता दिए हैं। तो इस तरीके से एक लिस्ट बनाई गई है प्रायोरिटी सेक्टर की, और गवर्नमेंट उनको सबसे पहले बढ़ावा देती है। बट इसमें एक और शब्द जुड़ा हुआ है, दैट इज लैंडिंग। लैंडिंग मीन्स किसी को पैसा उधार देना। ओके,
अब किसी को पैसा हम उधार दे रहे हैं, या कहें कि इन सेक्टर्स को हम पैसा उधार दे रहे हैं, नाम से तो भाई यही समझ में आ रहा है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होता है, प्रायोरिटी सेक्टर को पैसा उधार देना। ओके, अब प्रायोरिटी सेक्टर को कौन पैसा उधार देगा, क्यों देगा? तो देखो, जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं उनको डेवलप करने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो अपनी तरफ से पूरी एफर्ट कर रही है। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसे डेवलपमेंट कर रही है, पुराने जमाने में अगर किसी किसान की फसल बर्बाद हो जाती थी तो उसको एक भी रुपया नहीं मिलता था। कब बर्बाद हो जाती थी? किसी नेचुरल कैलेमिटी से, तो उसको एक भी रुपया नहीं मिलता था। ठीक है, लेकिन अब हमारी सरकार ने एक स्कीम शुरू करी है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अगर किसी की भी फसल किसी नेचुरल कैलेमिटी से बर्बाद होती है और उसने इस योजना के अंतर्गत, मतलब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अपनी फसल का इंश्योरेंस करवा रखा है, क्योंकि ये इंश्योरेंस की सुविधा देती है। फसल बीमा मतलब फसल का बीमा, तो इंश्योरेंस की सुविधा देती है। अगर उसने इंश्योरेंस करवा रखा है और उसकी फसल किसी भी नेचुरल कैलेमिटी से क्या होती है, बर्बाद हो जाती है, तो उसको चिंता करने की कोई बात नहीं है। सरकार क्या करेगी, उसको पैसा देगी, या जितना भी उसका नुकसान हुआ होगा उस सारे नुकसान की भरपाई करेगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से एफर्ट कर ही रही है इन सारे सेक्टर्स को तेजी से आगे बढ़ाने में, बट गवर्नमेंट ने किससे कहा? आरबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, जो हमारे देश का सेंट्रल बैंक है, कि भाई आप भी कुछ मदद करो ताकि ये सेक्टर्स और तेजी से क्या हो, ग्रो करें। तो आरबीआई हमारे देश का सेंट्रल बैंक है, उसके अंदर सारे बैंक आते हैं, आइदर कॉमर्शियल बैंक हो या फिर आपका आरआरबी हो, जिसे हम ग्रामीण बैंक भी बोलते हैं हिंदी में, कोऑपरेटिव बैंक हो। ठीक है, ये सारे बैंक किसके अंडर में आते हैं? आरबीआई के अंडर में। और ये सारे के सारे बैंक लोन भी देते हैं। मान लीजिए कोई कॉमर्शियल बैंक का एग्जांपल लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया साल भर में मान लीजिए 100 रुपीज के लोन देता है अलग अलग लोगों को, बिजनेसमैन को दे दिया, कुछ किसानों को दे दिया, ऐसे करके वो टोटल 100 रुपए के लोन देता है। तो आरबीआई ने क्या कहा कि भाई अब आप क्या करोगे, ये 100 रुपीज में से मिनिमम 40% लोन केवल और केवल किसको देंगे? प्रायोरिटी सेक्टर्स को। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा कि एक बैंक एक फाइनेंशियल ईयर में जितना भी लोन देगा उसका एक सर्टेन परसेंटेज डिसाइड कर दिया है आरबीआई ने कि आपको कम से कम, अब 100 रुपए का 40% कितना हुआ? 40 रुपीज। अगर आप साल भर में 100 रुपए का लोन दे रहे हैं तो एटलीस्ट आपको 40 रुपीज का लोन किसको देना होगा? प्रायोरिटी सेक्टर्स। क्लियर हुआ? अब ये परसेंटेज अलग अलग कैटेगरी के जो बैंक है, जैसे कॉमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक या ग्रामीण बैंक, इन सब के लिए एक परसेंटेज फिक्स कर दिया है कि आपको कम से कम इतना लोन तो प्रायोरिटी सेक्टर्स को देना ही है। और उसी चीज को नाम दे दिया गया है क्या? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एक्चुअल में है क्या। जितने भी प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, हर एक बैंक को जितना भी वो लोन दे रहे हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, उसका एक सर्टेन परसेंटेज बता दिया गया है आरबीआई के द्वारा कि आपको एटलीस्ट you have to give this much percentage to priority sectors. ओके, अब प्रायोरिटी सेक्टर्स में प्रायोरिटी सेक्टर कौन कौन से हैं, तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल दे दिए। ठीक है, अब इनको कितना बैंक देना है, मतलब कितना लोन देना है बैंकों को, तो बात करते हैं कॉमर्शियल बैंक की। जितने भी कॉमर्शियल बैंक है हमारे इंडिया में, उन्हें प्रायोरिटी सेक्टर्स को एटलीस्ट कितना लोन देना है? 40%। जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं इंडिया में, उन्हें प्रायोरिटी सेक्टर्स को कम से कम 40% लोन देना कंपलसरी है। ज्यादा देना चाहे दे सकते हैं, बट उससे कम नहीं दे सकते। क्लियर हुआ? तो अब आप लोगों के मन में शायद एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ये कॉमर्शियल बैंक, नाम तो बहुत सुना है, बट ये होते क्या है कॉमर्शियल बैंक? तो सबसे पहले मैं आपको इसको आगे कंटिन्यू से करने से पहले कॉमर्शियल बैंक आपको 1 मिनट के अंदर अंदर समझा देता हूं, जिससे आपको कोई डाउट नहीं रहेगा दिमाग में। ये तो सब लोगों को क्लियर हो ही गया होगा कि कॉमर्शियल बैंक्स को कितना लोन देना है प्रायोरिटी सेक्टर को, वो है 40%। जितना भी वो एक फाइनेंशियल ईयर में लोन देते हैं उसका 40% उन्हें प्रायोरिटी सेक्टर्स को देना है। बट कॉमर्शियल बैंक होते क्या है, नाम तो हमने बहुत सुना है। कॉमर्शियल बैंक
एक कैटेगरी है, कोई पर्टिकुलर बैंक नहीं है। कहीं आपने बोर्ड लगा हुआ नहीं देखा होगा कि भाई ये रहा कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, एक पर्टिकुलर नाम होता है बैंक का, अगर एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कहीं कॉमर्शियल बैंक नहीं लिखा हुआ देखा होगा मेन बोर्ड पे, ठीक है। तो कॉमर्शियल बैंक कोई एक पर्टिकुलर बैंक नहीं है, ये कैटेगरी है। इसके अंदर 3 प्रकार के बैंक आते हैं। कौन कौन से? ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक, जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं इंडिया में, उन सबको हम किस नाम से जान सकते हैं? कॉमर्शियल बैंक। अब प्रॉब्लम आ रही होगी कि व्हाट इज पब्लिक सेक्टर बैंक? ऐसा बैंक जिसमें मेजॉरिटी शेयर हमारी गवर्नमेंट का हो और वो पब्लिक डीलिंग अलाउ करे, मींस हमारी सरकार का उस बैंक में 51% या उससे ज्यादा शेयर होना चाहिए, एंड इट शुड अलाउ पब्लिक डीलिंग, मतलब हम लोग जाके, एक इंडिविजुअल जाके अकाउंट खोल सके, पैसा ट्रांसफर कर सके, मतलब सारी फैसिलिटीज का फायदा उठा सके, ठीक है। तो जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक है, लाइक एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, ठीक है, ये सब किस में आएंगे? आपके पब्लिक सेक्टर बैंक में, और इनको हम क्या बोल सकते हैं? कॉमर्शियल बैंक। अच्छा, दूसरे नंबर पे क्या आता है? ऑल प्राइवेट सेक्टर बैंक। जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, और कौन सा है? कोटक महिंद्रा बैंक, और कौन कौन सा है? एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर का बैंक का मतलब क्या होता है? ऐसा बैंक जिसमें 51% या उससे ज्यादा शेयर किसी प्राइवेट पर्सन का हो, सरकार का ना हो, ठीक है, मेरा हो, आपका हो, किसी भी इंडिविजुअल का हो, और वो भी क्या करें? पब्लिक डीलिंग अलाउ करें। तो उम्मीद है सारे पब्लिक सेक्टर बैंक आपको समझ में आ गए होंगे, सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक। और तीसरे नंबर पे जो आते हैं, लिखा हुआ है ऑल फॉरेन बैंक्स वर्किंग इन इंडिया। वो सारे बैंक जिनका हेडक्वार्टर इंडिया में नहीं है, हेडक्वार्टर किसी दूसरे कंट्री में है, लेकिन उनकी ब्रांचेस यहां पर रन कर रही हैं, वो हम क्या बोलते हैं? फॉरेन बैंक बोलते हैं। तो ये तीनों ही प्रकार के बैंकों को अगर मिला दिया जाए तो इन तीनों की जगह हम एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो क्या है? कॉमर्शियल बैंक। तो उम्मीद है सब लोगों को कॉमर्शियल बैंक क्लियर हो गया होगा कि कॉमर्शियल बैंक क्या होते हैं। जो भी कुछ डाउट होगा आज क्लियर हो गया होगा। इसके बाद का सारा टॉपिक मैं अपनी आने वाली वीडियो में समझाऊंगा आपको। आज के लिए